आज के वीडियो में हम सोशल साइंस में हिस्ट्री का टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद में हमने जाना था कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा के चलते बनता है। ऐसी एक लंबी चौड़ी परिभाषा हमने पढ़ी थी। तो भारत के भी राष्ट्र के रूप में गठित होने में राष्ट्र की परिभाषा के ये जरूरी तत्व या शर्तें दिखाई पड़ती हैं। भारत ब्रिटिश उपनिवेश था। भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर एक लंबी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में गठित हुआ। तो इस चैप्टर में हम भारत में राष्ट्रवाद के तहत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत की आज़ादी के संघर्ष को देखेंगे। इस चैप्टर में हमें 1920 के बाद की घटनाओं के बारे में पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से क्या जानेंगे। पहली बात, 1920 से पहले एक नज़र भारतीय राष्ट्रवादी गतिविधियों पर डालेंगे, जिससे एक आइडिया हो जाए कि 1920 में भारत में राष्ट्रवाद किस स्टेज में था, फिर यहाँ से कैसे आगे बढ़ा। ब्रीफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया बिफोर 1920। दूसरी बात, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम देखेंगे, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 1920 में भारत में राष्ट्रवाद को लेकर क्या चल रहा था पृष्ठभूमि जानते हुए समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं 1757 प्लासी युद्ध के बाद बंगाल से भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई। इसके ठीक 100 साल बाद 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति हुई, जिसे हम भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के तौर पर जानते हैं। लेकिन यह क्रांति असफल हो गई। इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में ब्रिटिश विरोध स्थानीय स्तर के विद्रोह के रूप में दिखाई देता रहा, लेकिन पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठित प्रयास नज़र नहीं आता है। इस दिशा में 1885 में काम हुआ। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। यह एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन था। इस संगठन के गठन के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन और संगठित तरीके से आगे बढ़ा। भारत की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट आदि तमाम बड़े राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए, जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए। पहले हम कांग्रेस की कार्यकारिणी पर नज़र डालें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिवर्ष एक अधिवेशन या एक मीटिंग का आयोजन करती थी, जिसमें इस संगठन के सभी सदस्य एक जगह मिलते थे और साल भर की गतिविधियों पर चर्चा करते थे। विचार विमर्श होता था, डिस्कशन, और आगे क्या करना है रणनीति बनाई जाती थी। प्रायः यह अधिवेशन दिसंबर महीने में ही होता था, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना दिसंबर में हुई थी, तो मोस्टली ये हर साल दिसंबर में मिलते थे। जैसे 1885 में बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ, देन 1886 ये कलकत्ता में मिले, फिर 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। ऐसे प्रतिवर्ष एक जगह भारत में डिसाइड कर लेते और सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठे होते और डिस्कशन होता, रणनीति बनाई जाती। दूसरी इसकी कार्यप्रणाली में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेज़ों से भारतीय शासन में सुधार की मांग करती रहती थी। जैसे भारत में प्रतिनिधित्व आधारित संस्थाएं शुरू की जाएं, इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, भारतीयों को भी प्रशासन में उच्च पदों पर लिया जाए आदि ऐसी मांगें रखती रहती थी। तो इस प्रकार कांग्रेस की कार्यप्रणाली साल में एक बार मीटिंग करना और निरंतर अंग्रेज़ों से सुधार की मांग करते रहना, इसके लिए ये प्रयास करते रहते थे। अब हमें ये समझना है कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होते ही कोई राष्ट्रवाद तेज हो गया हो, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की स्थापना होते ही भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन में भारतीयों ने पहले दिन ही कह दिया हो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ऐसा नहीं है। राष्ट्रवादी आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा। जैसे यूरोप में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद का विकास विभिन्न चरणों से होते हुए आगे बढ़ा।
उदारवादी राष्ट्रवाद, लिबरलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद, रेडिकल नेशनलिज्म, ऐसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा। तो ठीक ऐसे ही भारत में भी राष्ट्रवाद का विकास चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के 3 चरण हम बांट सकते हैं। पहला चरण 1885 से 1905 उदारवादी युग, लिबरलिज्म। दूसरा 1905 से 1919 तक उग्र राष्ट्रवादी युग, रेडिकल नेशनलिज्म। और तीसरा 1919 से 1947 तक गांधीवादी युग। तो स्पष्ट है, भारत में भी राष्ट्रवादी आंदोलन समय के साथ तेज होता चला गया। उदारवादी युग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शासन में सुधार की मांग करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत ही अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये प्रार्थना पत्र सौंपते, ज्ञापन देते अंग्रेज़ों को, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई शिष्टमंडल अंग्रेज़ों से भेंट कर अपनी बात बता देता। तो आंदोलन भारतीय समाज के उच्च वर्ग तक ही सीमित था। इसको हम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की तरह समझ सकते हैं। फिर 1905 से उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ। तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद ये उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें लाल बाल पाल का महत्वपूर्ण योगदान है। पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं बंगाल में विपिन चंद्र पाल। इस युग में भारत में स्वराज प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एवं मैं इसे लेकर रहूँगा। 1919 से 1947 तक का फेज गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापित किया। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इनकी सलाह पर इन्होंने भारत भ्रमण कर भारत की राजनीतिक स्थिति को समझा, नज़दीक से देखा। राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व संभालने से पहले गांधी जी ने 3 स्थानीय स्तर के आंदोलन चलाए: चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। एक एक करके हम इन तीनों के बारे में देख लें। चंपारण बिहार में 1916 में नील की खेती करने वाले किसान आंदोलन चला रहे थे। समस्या यह थी कि अंग्रेज़ किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। यहाँ स्थानीय भाषा में कहें तो 3 कठिया सिस्टम प्रचलन में था, यानी 3/20 हिस्से में यानी 15% क्षेत्र में नील की खेती करना कंपलसरी था। लेकिन किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। तब राजकुमार शुक्ला नामक किसान ने गांधी जी से संपर्क किया और 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। इसके बाद गांधी जी द्वारा दूसरा स्थानीय स्तर का आंदोलन खेड़ा में चलाया गया। यहाँ फसल खराब होने पर ब्रिटिश राजस्व से कर में राहत की मांग की गई किसानों द्वारा। तो यह आंदोलन भी सफल रहा। खेड़ा सत्याग्रह, किसानों का राजस्व माफ़ कर दिया गया। और तीसरा स्थानीय स्तर का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों का। गांधी जी ने यहाँ सूती मिल मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह किया और इसमें गांधी जी ने मजदूरों के हक में वेतन वृद्धि करवाने में सफल रहे। तो इस प्रकार गांधी जी द्वारा चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद 3 स्थानीय स्तर के आंदोलन सफलतापूर्वक चलाए गए। इसी कामयाबी में से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में सत्याग्रह चलाने का फैसला किया। तो पहले हम थोड़ा सा जान लें कि गांधी जी के आंदोलनों में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की नीति को अपनाया गया। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। इसमें सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहन कर सामने वाले का हृदय परिवर्तन करता है। इसमें धरना देना, उपवास करना आदि द्वारा सत्याग्रह किया जाता है। गांधी जी के आंदोलनों की एक खास बात और थी कि ये अहिंसा में विश्वास करते थे। यानी जितने भी आंदोलन चलाए गए अहिंसक आंदोलन, हिंसा नहीं करना, यानी बल प्रयोग, तोड़ फोड़, हिंसा नहीं करना। तो अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह ये गांधी जी के मूल सिद्धांत थे। इन्हीं पर आधारित इनके आंदोलन दिखाई देते हैं।
गांधी जी ने 1919 में रॉलट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में सत्याग्रह चलाने का फैसला किया। पहले हम जान लें कि रॉलट एक्ट क्या था। अंग्रेज़ों ने मार्च 1919 में रॉलट एक्ट लागू किया, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक के लिए बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। यह कानून सीधा सीधा भारत में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता या बढ़ती राजनीतिक चेतना और गतिविधियों को कुचलने के लिए बनाया गया था। इसे भारतीयों ने काले कानून की संज्ञा दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रॉलट एक्ट के बारे में कहा था, ना वकील, ना दलील, ना अपील, यानी कोई सुनवाई नहीं, किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया और जेल में डाल देते थे। कोई जुडिशरी प्रोसेस लागू नहीं होती थी। रॉलट एक्ट भारतीयों की राजनीतिक चेतना को दबाने का प्रयास था। अतः भारतीयों ने अन्यायपूर्ण कानून का विरोध किया। हमें भारतीयों में भारी असंतोष जानने के लिए कि रॉलट एक्ट के खिलाफ क्यों था, इसकी पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या चला वो जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध 2 समूहों या ग्रुप्स में हुआ। एक तरफ मित्र देश थे, अलाइज, तो दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां, सेंट्रल पावर। मित्र देश में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका आदि देश शामिल थे। वहीं केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, उस समय एक ही होता था, और तुर्की, ये 3 देश थे। इस युद्ध में मित्र देश विजयी हुए और केंद्रीय शक्तियां पराजित हुई। युद्ध जब शुरू हुआ तो मित्र देशों का कहना था कि हम यह युद्ध उपनिवेशों की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो भारत को भी उम्मीद बंधी कि भारत आज़ाद होगा, क्योंकि भारत भी एक उपनिवेश था। अतः भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का समर्थन करते हुए युद्ध में भाग लिया। गांधी जी ने भी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद भारतीयों को ब्रिटिश समर्थन के लिए प्रोत्साहित किया। अंग्रेज़ों द्वारा गांधी जी को उनके प्रयासों को देखते हुए केसरे हिंद की उपाधि दी गई, रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया उनको। तो यहीं गांधी जी और भारतीयों का रवैया युद्ध के बाद बदल गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय उपनिवेश को आज़ाद करना तो दूर, कोई सुधार तक नहीं किया गया, बल्कि अंग्रेज़ों द्वारा रॉलट एक्ट जैसा दमनकारी अन्यायपूर्ण कानून बना दिया गया। इसलिए रॉलट एक्ट का राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ। 6 अप्रैल 1919 से गांधी जी द्वारा रॉलट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना तय किया। भारतीय इतिहास में पहली बार हड़ताल का आयोजन किया गया। हड़ताल जैसे शब्द प्रयोग में लाए गए। दिल्ली, पंजाब जैसे क्षेत्रों में स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण थी। पंजाब और अन्य तनावपूर्ण क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो गई। इसी दिन पंजाब में बैसाखी का त्यौहार भी मनाया जा रहा था। जलियांवाला बाग मैदान में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। बहुत से लोग मेले में आए हुए थे। वहीं एक तरफ रॉलट एक्ट सत्याग्रही भी अपनी सभा कर रहे थे एकत्र होकर के। ये सत्याग्रही अपने नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन सोच, डॉक्टर किचलू आदि की रिहाई की मांग कर रहे थे। और यह एरिया शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को पता ही नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। मार्शल लॉ क्या है यह भी हम जान लें। ब्रिटिश शासनकाल में विशेष परिस्थितियों में जब देश की व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती थी तो उसे मार्शल लॉ या सैनिक कानून कहते थे। इसके अंतर्गत कर्फ्यू, धारा 144 जैसे कानून होते थे, जो लोग समूह में इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो समूह में इकट्ठे होने से रोकने के लिए ये लगाया जाता था, परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए। तो इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया था और जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। पूरे देश और दुनिया में अंग्रेजों द्वारा किए गए इस अमानवीय हत्याकांड की आलोचना की गई, भर्त्सना की गई। भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा, असंतोष और ज़्यादा बढ़ गया। कहाँ तो भारतीय प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत आज़ादी की उम्मीद कर रहे थे,
तो वहीं अंग्रेज़ों द्वारा रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि कार्यों को अंजाम दिया। ऐसे में भारतीयों के मन में ब्रिटिश के प्रति गुस्सा स्वाभाविक था। ऐसी पृष्ठभूमि में 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सहयोग करके देख लिया, नतीजे कोई अच्छे नहीं आए। ऐसे में भारतीयों द्वारा असहयोग की नीति अपनाई गई। इसी समय भारत में खिलाफत आंदोलन भी चला पैरेलल। खिलाफत आंदोलन के बारे में भी जान लेते हैं कि यह क्या था, क्यों चलाया गया। तो भारत में खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग द्वारा 1919 में चलाया गया था। मुस्लिम लीग में भी मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो भाइयों की इसमें मुख्य भूमिका थी, जिन्हें अली बंधुओं के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे, एक तो खलीफा पद समाप्त होने से बचाना और दूसरा तुर्की के विघटन को रोकना। तुर्की का सम्राट धार्मिक रूप से खलीफा कहलाता था, यानी समस्त मुसलमानों का धार्मिक गुरु। भारतीय मुसलमानों की भी धार्मिक आस्थाएं खलीफा से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो भी अपना खलीफा धार्मिक गुरु मानते थे। पीछे हम जान चुके हैं कि तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिलकर मित्र देशों के विरुद्ध युद्ध लड़ता है और हार जाता है। अब इस तरह की अफवाहें फैल रही थी कि मित्र देशों द्वारा इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा, जो कि ओटोमान सम्राट था, उस पर बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी और खलीफा पद समाप्त किया जाएगा, तुर्की का विघटन किया जाएगा। तो इन्हीं जो पब्लिक डोमेन में बातें थी उनको देखते हुए खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया। इसीलिए तुर्की सम्राट खलीफा एवं तुर्की को बचाने के लिए मुस्लिम लीग के अली बंधुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया। बम्बई में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ एक जानकारी और दे दें कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में एक समझौता हो चुका था, जिसके अनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग परस्पर सहयोग करेंगी, अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वराज प्राप्ति हेतु मिलकर के संघर्ष करेंगे। इसी समझौते के चलते मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस ने साथ दिया था, तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था। खिलाफत आंदोलन अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पाया, असफल रहा, क्योंकि मित्र देशों द्वारा तुर्की का विघटन कर दिया गया और खलीफा पद भी समाप्त कर दिया गया। तो तुर्की में नई व्यवस्था लागू कर दी गई। कमाल पाशा तुर्की के नए राष्ट्रपति बने, नया संविधान बनाया गया। तो इस प्रकार मांग पूरी नहीं होने पर मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन बंद कर दिया और असहयोग आंदोलन से भी अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग कभी एक साथ नहीं आए। अब हम असहयोग आंदोलन के बारे में जानें। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू किया गया, कैसे आगे बढ़ा, परिणाम क्या निकले, समझते हैं। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, सबसे पहले हम इसके कारण जानें, आखिर क्या वजह थी। तो सबसे पहली बात कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेज़ों का पूर्ण सहयोग किया, इस उम्मीद के साथ कि भारतीय उपनिवेश को आज़ादी मिलेगी। जैसा कि मित्र देशों द्वारा कहा गया था कि हम यह युद्ध उपनिवेशों की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। युद्ध के बाद आज़ादी तो बहुत दूर की बात, अंग्रेज़ों द्वारा कोई सुधार तक नहीं किया गया, उल्टे भारतीयों का दमन शुरू कर दिया गया। अतः भारतीयों ने असहयोग का रास्ता चुना। सहयोग करके वांछित परिणाम नहीं मिले तो असहयोग किया गया था। दूसरा कि रोलट एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण दमनकारी कानून के खिलाफ भी भारतीयों में असंतोष था। तीसरा कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद भी ब्रिटिश विरोधी भावना और ज़्यादा बढ़ गई। और चौथा स्वराज प्राप्ति हेतु असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, ये मुख्य लक्ष्य रखा गया, स्वराज प्राप्ति। गांधी जी द्वारा चलाया गया यह पहला जन आंदोलन था, जो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के तहत भारतीय जनता से कहा था कि जनता मेरा साथ दे तो मैं 1 साल में आज़ादी दिला दूंगा, स्वराज दिला दूंगा।
सितंबर 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का नियमित सत्र या वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि की गई। तो गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद उपाधि लौटाते हुए असहयोग आंदोलन शुरू किया और दूसरे लोगों ने भी ये उपाधियां लौटाई, जैसे सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लौटाई गई। बाकी इस असहयोग का आंदोलन में क्या कार्यक्रम था, तो उसमें एक तो उपाधियां लौटाना भारतीयों द्वारा, दूसरा सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना, वकीलों द्वारा सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया गया, विधानमंडल और विधान परिषदों का बहिष्कार किया गया। 1920 में इसके चुनाव होने थे तो बाइकआउट किया गया इनका भी। आम जनता द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जिसमें विदेशी कपड़ा सबसे ज़्यादा था। चौराहों पे लोगों ने इकट्ठा करके और होली जलाई गई। विदेशी शराब की दुकानों के आगे धरना दिया गया, जिसे पिकेटिंग कहते हैं, तो पिकेटिंग की गई। इस प्रकार व्यापक स्तर पर ब्रिटिश बहिष्कार करते हुए अंग्रेज़ों से असहयोग किया गया। गांधी जी का कहना था कि अंग्रेज़ भारत में भारतीयों के सहयोग से ही बने हुए हैं। भारतीयों के असहयोग करने से इनका शासन नहीं चल पाएगा, प्रशासनिक मशीनरी ठप हो जाएगी और अंग्रेज़ मजबूर होंगे भारतीयों को स्वराज देने के लिए। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहरों में देखें हम, शहरों में लोगों ने न्यायालयों, सरकारी नौकरियों, सरकारी स्कूल कॉलेज या प्रांतीय विधान परिषदों का बहिष्कार किया। मोस्टली ये सारे इंस्टीट्यूशंस शहरों में थे, तो लोगों ने इनका बाइकआउट किया। शहरों में विदेशी सामान के बहिष्कार का कार्यक्रम भी खूब चला, क्योंकि शहरों में मार्केट में इन दुकानों में विदेशी सामान आता था, तो इनका भी बाइकआउट किया गया। विदेशी शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। 1921-22 के बीच विदेशी कपड़े का आयात घट करके आधा रह गया। पहले 102 करोड़ के करीब आयात होता था, जो 57 करोड़ रह गया। शहरों में आंदोलन में एक बार तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा, उत्साह ठंडा होने लगा। ग्रामीण इलाकों में भी असहयोग आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, आदिवासी, बागान मजदूर, ये लोग असहयोग आंदोलन से जुड़े। सबने स्वराज का अपना अपना अर्थ भी निकाला। असहयोग आंदोलन में किसान जुड़े। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार ख़त्म की जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इन किसानों का इस आंदोलन में भाग लेना और स्वराज का मायने यही था कि उनका लगान कम हो, बेगार ना देनी पड़े। उदाहरण के लिए अवध के किसानों ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किया, लेकिन किसानों द्वारा कहीं कहीं लूटपाट और हिंसा की घटनाएं भी की गई। तब कांग्रेस को कहना पड़ा कि इसके आंदोलन से हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस अहिंसक आंदोलन के पक्ष में थी। किसानों की तरह आदिवासी भी असहयोग आंदोलन से जुड़े। जैसे आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन के दौरान गुरिल्ला युद्ध चलाते हुए संघर्ष किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध। ये आदिवासी अंग्रेज़ों के वन अधिनियमों से परेशान थे, जिनके चलते इनको जंगलों में प्रवेश करने, जंगल में रहने, इन पर पाबंदी लगा दी गई थी। जंगलों में पशु चराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। जंगलों से उत्पाद एकत्र करना गैर कानूनी कर दिया गया था। तो आदिवासी लोग, जिनका जीवन पूरी तरह से जंगल पर निर्भर था, इन प्रतिबंधों से बुरी तरह प्रभावित हुए। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज के तहत इन प्रतिबंधों को हटाने की मांग की, संघर्ष किया। इसी तरह असम के चाय बागानों में काम करने वाले बागान मजदूर भी आंदोलन से जुड़े। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति बागान से बाहर आने जाने की छूट नहीं थी।
बागान मजदूरों ने स्वराज का अपना अर्थ निकाल लिया। उनके लिए स्वराज का मतलब बागान से आने जाने की बेरोक टोक अनुमति था। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि असहयोग आंदोलन में ग्रामीण क्षेत्रों में तरह तरह की धाराएं फूटी। किसान, आदिवासी, बागान मजदूर भी इस आंदोलन में भाग लेते हैं। सबकी अपनी अपनी समस्या थी, तो सबने स्वराज के अपने अपने मायने निकाले। जहाँ कहीं आंदोलन हिंसक हुआ वहाँ कांग्रेस ने आंदोलन से पल्ला झाड़ लिया। इस बीच चौरी चौरा कांड हो गया। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। इस हिंसात्मक घटना को देखते हुए गांधी जी द्वारा 6 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। इस प्रकार स्पष्ट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला। यह गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया पहला राष्ट्रीय स्तर का जन आंदोलन था। स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य हेतु जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित कर दिया गया और स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम भारत में राष्ट्रवाद के शेष बचे टॉपिक पर चर्चा करेंगे।